हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आगे हम लोग ने मॉड्यूल 2 का चैप्टर 5 ठीक है ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000। ठीक है, न्यू हमारी जो 2000 में एग्रीकल्चरल पॉलिसी लाए थे। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है, उसके कुछ फीचर्स हम लोग ने जाने। एक थोड़ा एक रैपिड रिवीजन जानते हैं क्या क्या किया उन्होंने, फीचर्स में क्या क्या चीजें दी। तो फर्स्ट थिंग, प्राइवेट पार्टिसिपेशन। पहले गवर्नमेंट सिर्फ इंटरेस्ट लेता था रिसर्च के लिए, गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेता था इन्वेस्टमेंट के लिए। प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर टेकिंग इंटरेस्ट, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो लोग बहुत सारे नए नए क्रेडिट एंड वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए कॉम्पिटिटिव अप्रोच आ गया है लोगों का। पहले तो हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे नहीं, अभी जो हमारा एक रिस्ट्रिक्शन था क्यूआर वो हट चुका है। जितना आप चाहो उतना इंपोर्ट कर सकते हो, तो भाई लोग यहाँ से खरीदना बंद कर देंगे, इसके लिए कॉम्पिटिटिवनेस आ गया है। एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी क्रिएट कर दी है। ठीक है, मिनिमम आउटपुट्स के थ्रू मैक्सिमम आउटपुट्स के लिए, मिनिमम इनपुट्स के थ्रू सॉरी। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाने को ट्राई कर रही है। ठीक है, बेसिकली टैक्स रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, रेदर देन हम लोग जो सब्सिडीज इतनी सारी दे रहे हैं जो कहाँ जा रही है पता नहीं है, हम अभी आपको देंगे टैक्स कंसेशन। क्या देंगे? टैक्स कंसेशन। ठीक है, और जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारे मतलब ट्राई किया है कि फार्मर्स को बेनिफिट मिले इसका। इंटरनल ट्रेड बढ़ाना है हमको। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्राइसेस डिसाइड करने के लिए, एक मिनिमम प्राइस डिसाइड करने के लिए, प्लांट में वैरायटीज एंड सीड्स प्रोड्यूस कर पाए फार्मर्स। ठीक है, तो उसके लिए रिसर्च करना होता है। वो रिसर्च करने के लिए आपको लॉ एग्रीकल्चर पॉलिसी के थ्रू मिलेगा। ठीक है, आपको एक संरक्षण मिलेगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर मैंने कहा था इलेक्ट्रिफिकेशन आता है, क्रेडिट फैसिलिटी आता है। ठीक है, इरिगेशन के लिए एंड वेरियस अदर थिंग्स। ओके, फिर नेशनल लाइव स्टॉक ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, हमारी पॉलिसीज बना रहे हैं कि लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स और ज़्यादा एनहेंस कर पाए हम लोग। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनी हैं, अभी भी मेजर ज़्यादा करके लोग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अभी तक पहुंच नहीं पाए। तो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स निकालती है सो दैट जो लोग अभी भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फ़ायदा नहीं ले रहे, वो लोग उसका फ़ायदा ले पाए। हम लोग इंश्योरेंस स्कीम्स दे रहे जिसमें प्रोडक्शन के बाद हार्वेस्टिंग से लेके जब हम लोग क्रॉप्स बेचने जा रहे वहाँ तक इंश्योरेंस में उनको कवर दे रहे हैं। या तो फिर अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है कोई भी रीज़न से, वेदर क्लाइमेट या वेदर इट इज़ नेचुरल कैलामिटीज़ या फिर पेस्ट जो होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े पड़ गए किसी भी वजह से, तो वो भी हम स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इंडियन एग्रीकल्चर को हम लोग मॉडर्न एंड डायनामिक एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो हमारा अभी ट्रेडिशनल पुराना एग्रीकल्चर चल रहा है। ठीक है, फिर हम लोग रूरल डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। रूरल डेवलपमेंट लाएंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी लोगों की, ऑटोमेटिकली लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फीचर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऑफ नेशनल जो हमारा एग्रीकल्चर पॉलिसी था उसके बारे में। अब हमारा ये न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 का जो था उसके इम्प्लीकेशंस, ना व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इम्प्लीकेशंस, इफेक्ट क्या होगा उसका। ठीक है, मतलब वो हम लोग ने इम्प्लीकेशन पॉलिसी तो लेके आ गए, लेकिन उसका बेनिफिट या इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, फायदा क्या हो रहा है। तो इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट एरेबल लैंड, एग्रीकल्चर करने लायक लैंड हमारे पास है यूएसए के बाद। इट हैज द वास्ट पोटेंशियल टू एक्सप्लॉइट एंड इंप्रूव द एग्रीकल्चरल सेक्टर, येट वी हैव नॉट सक्सीडेड in achieving the goals and targets laid down in our 5-year plans and the agricultural policies announced now and then। जितनी भी हम लोग ने एग्रीकल्चर पॉलिसी लाए या जितना भी हम लोग ने 5-year plans लाए, हम लोग एक भी में टारगेट अचीव कर पा रहे नहीं हैं। द NAP, ये जो न्यू एग्रीकल्चरल प्लान था, हैज लेड डाउन टारगेट्स as well as certain measures
टू अचीव दिस टारगेट्स। ठीक है, तो हम लोग ने क्या बोला है, चेंजेस क्या आए, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो हमारा 4% से कम जा रहा था वो अभी हमारा ग्रोथ यहाँ पे हम बढ़ाना चाहते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर बिलो द टारगेट इज ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी। अभी हम लोग अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे, उसका रीजन क्या है कि भाई अपना प्रोडक्टिविटी कम है। पर हेक्टर ऑफ लैंड कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, 1 हेक्टर में सपोज 100 क्विंटल होना चाहिए, लेकिन अपना हो रहा है 50 क्विंटल या 60 क्विंटल, तो प्रोडक्टिविटी अपना कम है। ठीक है, इसके वजह से ओवरऑल पूरे कंट्री में भरे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके सामने प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा हो रहा नहीं है। तो वो प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, विच इज़ मच लेस। ऐसा नहीं है सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज से कम है अपनी प्रोडक्टिविटी, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, अपने जैसी, उससे भी हमारे प्रोडक्टिविटी कम है। तो वो बढ़ाने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनपुट्स डालने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग सर्विसेज से नहीं होगा। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कम करना है। देखो इंडिया में ऑलमोस्ट 40 to 50% लोग, कितने, 40 to 45 तो पकड़ ही लो, ठीक है, लोग 45% ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन वर्क्स इन एग्रीकल्चर। लेकिन उसके सामने जीडीपी में अगर हम लोग देखें कंपैरेटिवली तो सिर्फ 10 से 15%, कितना, 10 to 15% ही हमारा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। मतलब आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो काम कर रहा है वो मिला के सिर्फ 10 to 15% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब एज गुड एज, बहुत कम हो गया, अरे तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, देखो बहुत सारी कंट्रीज में सिर्फ 2 to 5% ऑफ पॉपुलेशन होता है, और सरप्लस मतलब जितना पॉपुलेशन है उससे तो ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन करते हैं वो लोग। तो हमारा भी टारगेट तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना, कि जितना पॉपुलेशन काम कर रहा है भाई, ठीक है, 10-15%, अभी भले 40-50 कर रहा है, लेकिन 10-15-20% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करे, और कम से कम उससे ज़्यादा तो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टोटल जीडीपी के अंदर। फिर हमारा ट्राई नेक्स्ट था इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। A huge amount of investment is required to provide infrastructure facilities to the agricultural sector। ठीक है, हमको इरिगेशन फैसिलिटीज़ देनी है, हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लानी है, हमको फाइनेंस प्रोवाइड करना है, हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। तो ये सब करने के लिए हमको इकोनॉमी में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। वेयर हाउस चाहिए, मार्केट चाहिए, रोड चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूशन तो अब तक हुआ ही है कितना, 4.3% ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। पूरे कंट्री में जितना कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसमें से 4%, 4.3% हमारा एग्रीकल्चर में होता था, और प्राइवेट में जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से 9.3% वो लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो अभी हम लोग ने इन्वेस्टमेंट की बात की प्राइवेट की, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर को, सो दैट लोग, यूथ उसके अंदर इंटरेस्ट ले, अपना करियर बना सके, यहाँ से भी कमर्शियलाइज कर सके हम लोग एग्रीकल्चर को। ठीक है, और इसके लिए हम लोग कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। At present, our research and development programs have not succeeded in providing sufficiently good quality inputs। ठीक है, सीड्स, फर्टिलाइजर, टूल्स, ये सब हमको जैसे चाहिए वैसे मिले नहीं हैं। More resources are required to be allotted to improve our research and development program। ठीक है, उसके लिए हमको अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए, इनपुट्स चाहिए, पैसे चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टार्ट करो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करो, सो दैट हम लोग फार्मर्स को एजुकेट कर पाए। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दे पाए, अलग अलग मेथड्स जो होती है कल्टीवेशन की, जिससे हम लोग इनपुट्स को, रिसोर्सेज को और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको बेटा? ओके। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल
टू एडॉप्ट इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट टू आवर एनवायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे सैंड अलग है, सॉइल अलग है, यहाँ पे पानी अलग है, यहाँ पे वेदर कंडीशन अलग है, तो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी लाके यूज़ करेंगे तो शायद उसका फ़ायदा होने की जगह हमको नुकसान भी हो सकता है। तो हम लोग को अप्रोप्रिएट मतलब अपने वेदर, अपने एनवायरमेंट, अपनी सॉइल के हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, अलग अलग, अभी हमारी कंट्री में क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी है, तो हर एरिया के हिसाब से हम लोग वहाँ की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्वालिटी ऑफ सॉइल, वेदर और वो सब देख के, ठीक है। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ वेस्ट लैंड। इंडिया में बहुत सारी ऐसी ज़मीन पड़ी है जो अभी भी यूटिलाइज नहीं हो रही है एग्रीकल्चर के लिए, अभी भी यूटिलाइज नहीं हो रही है। हम लोग उसको यूटिलाइज करके वहाँ पे एग्रीकल्चरल फार्मिंग भी कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन भी कर सकते हैं, तो उसको यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड कहा जाता है, ठीक है। सर्विस कोऑपरेटिव्स होती है, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो लोग अपना बड़े मशीन्स, ट्रैक्टर्स, ठीक है, ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनके पास पैसे ही नहीं होते बेचारों के पास उतने। तो इसके लिए हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि छोटे सर्विस कोऑपरेटिव्स बनाएं, जहाँ पे फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स ओन मेंबर्स ओनली वो सोसाइटी मिलके ट्रैक्टर्स और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है वो यूज़ करती है, एंड खुद के ही मेंबर्स को वो थोड़ा कम प्राइस पे यूज़ करने के लिए वो चीज़ें मिलती है, तो उसके लिए सर्विस कोऑपरेटिव्स बनाई जाती है, ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू परचेज इक्विपमेंट, क्वालिटी सीड्स एंड अदर इनपुट्स। टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज टू सर्विस कोऑपरेटिव्स आर रिक्वायर्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। वो सर्विसेज देने के लिए हमको सर्विस कोऑपरेटिव्स बनाते हैं। मार्केटिंग सर्विसेज टू कैन बी प्रोवाइडेड बाय दिस कोऑपरेटिव, क्योंकि देखो अभी छोटे फार्मर्स अपने क्रॉप्स बेचने आते हैं ना, तो उनको अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, तो सारे फार्मर्स मिलके एक जगह पे सर्विस कोऑपरेटिव में आओ। अब वो सर्विस कोऑपरेटिव मार्केट में अपना जो सब फार्मर्स के क्रॉप्स होते हैं वो बेचने जाएंगे, तो बल्क में होगा, तो उनको अच्छा खासा प्राइस भी मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सर्विस कोऑपरेटिव होता है। तो अनफॉर्चुनेटली कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज़ नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी सबके फ़ायदे के लिए बोल के खुद का फ़ायदा वहाँ पे शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लैंड रिफॉर्मर्स। देखो लैंड रिफॉर्मर्स क्या होते हैं, एक बहुत बड़ा चेंज लेके आए थे लैंड रिफॉर्म्स के लिए। जो हमारे ज़मींदार्स वगैरह थे उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड हो गई थी, वो बेचारे गरीब फार्मर्स को लूट के उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म्स लाया, क्योंकि ओनर लैंड का है वो खुद की ही ज़मीन पे मजदूरी कर रहा है, बिकॉज ही कुड नॉट पे हिज डेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म, बड़ा चेंज लेके आया और ऐसा बोला गवर्नमेंट ने कि भाई जो टिलर्स है, लैंड टिलर्स बोलते हैं, मतलब कल्टीवेट करने वाले लोग जो होते हैं, छोटे बेचारे मजदूर आदमी जैसे काम करते हैं, वो ज़मीन के ओनर होने चाहिए। तो वो अपना खुद का समझ के अच्छे से प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी भी वहाँ पे लाएंगे। लैंड टू द टिलर मतलब जो कल्टीवेट करने वाला रहता है उसका ही ओनरशिप होना चाहिए वो लैंड पे, इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन लैंड रिफॉर्म्स। Yet marginal farmers in many parts of the country, especially in the parts of northern states, have not been successful in obtaining the ownership of the land they cultivate। मतलब जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ का ओनरशिप अभी भी उनको मिल पाया नहीं है। They are helpless in establishing their rights vis-a-vis powerful landlords। जो जमींदार है बहुत पावरफुल होते हैं, तो अपना राइट्स यहाँ पे उनको मिल पाया नहीं है, ठीक है। Suitable actions must be taken to effectively implement the land reforms। अभी ये जो land reforms है उसको हम लोग प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाए, उसके लिए गवर्नमेंट को एक्शंस लेने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है चेंज इन एटीट्यूड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चेंज इन एटीट्यूड। अभी तक लोग एग्रीकल्चर को एज देयर डेली रूटीन लाइफ लेते हैं, ठीक है। उससे हटके जब वो लोग उसको एज अ कमर्शियल प्रॉफिट बिजनेस की तरह देखने लगेंगे तो एटीट्यूड चेंज होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा,
एंड वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज ट्रीटेड एज अ वे ऑफ लाइफ एंड नॉट अ कमर्शियल वेंचर, बिजनेस के जैसे नहीं लिया जाता है। तो such an attitude is undergoing a change, yet it is not strong enough to transform the agricultural sector. अभी भी इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया नहीं है। प्राइस पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ प्राइस पॉलिसी अंडर विच इट अनाउंसेस द ईयरली प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कि ये साल में अगर आपको ये प्राइस एग्रीकल्चर क्रॉप्स खरीदने हैं तो मिनिमम प्राइस क्या होगा, उसके लिए गवर्नमेंट हर साल प्राइस पॉलिसी निकालता है। However, it is not succeeded in providing sufficient income to the farmers, को उतना पैसा नहीं मिलता है बिकॉज गवर्नमेंट बोलता है मिनिमम इतना प्राइस देना पड़ेगा, और वो जो खरीदार आता है वो बोलता है देखो गवर्नमेंट ने बोला हम लोग मैक्सिमम इतना ही प्राइस देंगे, उसके ऊपर उनको कुछ मिलता ही नहीं है। मिनिमम प्राइस तो क्यों दिया था गवर्नमेंट ने कि भाई बेचारे फार्मर को कुछ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन जो खरीदार होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने दिया है हम तो इतना ही देंगे, ये मैक्सिमम प्राइस है, तो उसमें बेचारे फार्मर्स को नुकसान हो गया है। ठीक है, मैनी ऑफ द फार्मर्स सुसाइड्स एट्रीब्यूटेड टू द अनरेम्यूनरेटिव प्राइसेस, मतलब इतने कम प्राइस मिल रहे ना तो बेचारे फार्मर्स सुसाइड कर देते, क्योंकि उन लोग ने पूरा साल राह देखा रहता है, कर्जा लिया रहता है, सीड्स बोया, ये किया, कल्टीवेशन किया, क्रॉप्स लाए, कितना मेहनत किया उन्होंने, और उसके बाद साल ख़त्म होके जब उनको उसके बदले जो प्राइस मिलना चाहिए अगर वो प्राइस नहीं मिलेगा तो फार्मर्स क्या करेंगे, बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया एट प्रेजेंट is the world's second largest producer of the farm output. It is the largest producer of milk, pulses and spices, fresh fruits and vegetables. It has the largest area under wheat, rice and cotton cultivation. It is the 7th largest exporter of agricultural commodities. With the new agriculture policy and various measures for effective implementation, India can emerge as a major player in the global agriculture field. The major challenges faced is effective implementation of policy. सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रहा है, ठीक है, कि भाई हम लोग जो पॉलिसी बना तो दे रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे नहीं है। Subsequently, the government of India introduced the agriculture policy measures in 2017-18 and bill for establishing National Agriculture Policy Commission was introduced in Parliament in 2019. 2020 में ये बिल पास भी हो गया था, बट फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था। इफ वी रिमेंबर 2020 ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग एट द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली। इसके वजह से गवर्नमेंट ने लेटर ऑन ये बिल वापस ले लिया था, ठीक है, एक्ट वापस रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।